तो भारत का नया बजट आ गया है और इसमें छुपे हैं बड़े बड़े सवाल और उससे भी बड़े बड़े आंकड़े। तो इन सब के पीछे की असली कहानी क्या है? आइए मिलकर इसकी परतें खोलते हैं और इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। अब देखिए, हर बजट के दिल में एक कश्मकश होती है। क्या सरकार का जोर पैसे बचाने पर है, जिसे हम वित्तीय अनुशासन कहते हैं, या फिर अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए जमकर खर्च करने पर? ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है जिसे साधने की कोशिश इस बार भी की गई है। और इस पूरे बैलेंस का खेल टिका है इस एक नंबर पर, 4.3%। ये है सरकार के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य। आसान भाषा में कहें तो सरकार जितना कमा रही है उससे कितना ज्यादा खर्च करने का प्लान है। इस नंबर को कंट्रोल में रखना ही अनुशासन का सबसे बड़ा इम्तिहान है। तो इस पूरे बजट को समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे कि ये बड़े बड़े आंकड़े क्या कहते हैं, फिर जानेंगे कि ग्रोथ की गाड़ी को धक्का देने के लिए क्या इंतजाम है। उसके बाद नजर डालेंगे लोगों के भविष्य पर होने वाले निवेश पर, और आखिर में समझेंगे कि टैक्स के मामले में क्या बदला है। तो चलिए सबसे पहले इन बड़े बड़े आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं। आखिर ये सरकारी खजाना है कितना बड़ा? ये बात जरा ध्यान से सुनिए। सरकार जो भी पैसा खर्च करती है उसका 26%, मतलब हर 100 रुपए में से 26 रुपए सिर्फ पुराने कर्ज का ब्याज चुकाने में चला जाता है। ये एक तरह का फिक्स खर्चा है जिससे बचना लगभग नामुमकिन है। तो इस साल सरकार का कुल खर्चा कितना है? आंकड़ा है 53.5 लाख करोड़ रुपए। जी हां, 53.5 लाख करोड़। और कमाई कितनी है? उधार को अगर हटा दें तो कमाई का अनुमान है 36.5 लाख करोड़ रुपए। तो साफ है कमाई और खर्चे में एक बहुत बड़ा गैप है, और ये गैप जाहिर है उधार लेकर ही भरा जाएगा। तो सवाल उठता है कि जब कमाई से ज्यादा खर्चा है तो फिर ग्रोथ कैसे होगी? विकास की गाड़ी को धक्का कौन देगा? और यहीं पर सरकार की पहली प्राथमिकता, या कहें कि उनका पहला कर्तव्य सामने आता है, आर्थिक विकास को तेज करना। और इस ग्रोथ को रफ्तार देने का सबसे बड़ा जरिया है ये रकम, 12.2 लाख करोड़ रुपए। ये पैसा जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, सड़कें, पुल, रेलवे लाइनें। इसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स, और यही इस बजट का असली ग्रोथ इंजन है। तो ये 12.5 लाख करोड़ रुपए सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोचिए, इससे जमीन पर क्या क्या बनेगा। मालगाड़ियों के लिए खास ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, पानी के रास्ते व्यापार के लिए 20 नए जल मार्ग। ये सब वो चीजें हैं जो सीधे सीधे इकोनॉमी को दौड़ाएंगी। लेकिन बात सिर्फ सड़कों और रेल लाइनों की नहीं है। सरकार भविष्य की टेक्नोलॉजी पर भी बड़ा दांव लगा रही है। बायोफार्मा हो, सेमीकंडक्टर चिप्स हों, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के पुर्जे, इन सभी सेक्टर्स में देश में ही मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए खास स्कीमें लाई गई हैं। मकसद साफ है, इन जरूरी चीजों के लिए आत्मनिर्भर बनना। अब देखिए, बड़ी बड़ी सड़कें और फैक्ट्रियां तो ठीक हैं, लेकिन इनका असली फायदा तब है जब वो देश के हर इंसान तक पहुंचे। और यहीं पर हम बजट के दूसरे और तीसरे कर्तव्य की ओर बढ़ते हैं, यानी लोगों की काबिलियत बढ़ाना और सबका साथ लेकर विकास करना। तो लोगों के भविष्य में निवेश कैसे किया जा रहा है? इसके लिए सरकार ने 4 बड़े पिलर्स पर फोकस किया है। पहला, अच्छी पढ़ाई और आज के जमाने की स्किल्स। दूसरा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। तीसरा, खेतीबाड़ी में नई टेक्नोलॉजी। और चौथा, टूरिज्म और स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाना। अब भविष्य के स्किल्स की बात चली है तो एक बहुत ही मजेदार चीज है AVGC लैब्स। इसका मतलब है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स। सोचिए, 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में ये लैब्स बनेंगी, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि एक अनुमान है कि 2030 तक इस इंडस्ट्री में 20 लाख लोगों की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह खेती को मॉडर्न बनाने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जिसका नाम है भारत विस्तार। ये AI पर काम करेगा, मतलब ये किसानों को उनकी भाषा में बताएगा कि कब कौन सी फसल उगानी है, क्या सावधानी बरतनी है ताकि उनकी पैदावार बढ़े और नुकसान कम हो। अब जाहिर है ये सारे नंबर्स और स्कीम्स काफी उलझे हुए हो सकते हैं, तो इन सबको गहराई से समझने के लिए PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च जैसे विश्वसनीय स्रोतों का विश्लेषण बहुत काम आता है। चलिए अब आते हैं बजट के उस हिस्से पर जिसका हम सबको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है। जी हां, टैक्स। देखते हैं कि इस बार किसकी जेब पर असर पड़ा है और किसे राहत मिली है।
तो सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए अच्छी बात यह है कि इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मतलब सब कुछ पहले जैसा ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी बदलाव नहीं हुआ। कुछ ज़रूरी बदलाव हैं। जैसे जो लोग फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए एसटीटी यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ा दिया गया है। दूसरी तरफ अगर कोई विदेश घूमने जा रहा है तो टूर पैकेज पर लगने वाला टीसीएस घटाकर सिर्फ 2% कर दिया गया है। और कंपनियों के लिए भी एक राहत है। एमएटी यानी मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स 15% से घटकर 14% हो गया है। देश में बिजनेस और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए भी कुछ बड़े कदम उठाए गए हैं। जैसे बाहर की क्लाउड सर्विस कंपनियों को भारत में काम करने के लिए 2047 तक टैक्स में छूट मिलेगी। और जो गिफ्ट सिटी यानी आईएफएससी में काम कर रही हैं उनके लिए टैक्स हॉलिडे 10 साल से बढ़ाकर सीधा 20 साल कर दिया गया है। ये सब विदेशी निवेश खींचने की कोशिश है। तो कुल मिलाकर देखें तो इस बजट का एक ही मंत्र है, ग्रोथ भी और अनुशासन भी। यानी विकास की रफ्तार भी बढ़ानी है और खर्चों पर लगाम भी रखनी है। और ये बैलेंस बनाने की कोशिश हर जगह दिखती है। एक तरफ तो ग्रोथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर 12.2 लाख करोड़ का भारी भरकम खर्च है, निवेश के लिए टैक्स में छूट है, तो वहीं दूसरी तरफ अनुशासन के लिए फिस्कल डेफिसिट को 4.3% पर रखने का कड़ा टारगेट है और देश के कुल कर्ज को भी कम करने का प्लान है। इस पूरे विश्लेषण को तैयार करने में पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च जैसे स्रोतों की मदद ली गई है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। एक तरफ इतना बड़ा खर्च और ग्रोथ का सपना और दूसरी तरफ अनुशासन की एक पतली रस्सी। 2026 का ये बजट इसी पतली रस्सी पर चल रहा है। ये एक कैलकुलेटेड रिस्क है। अब सवाल ये है कि क्या ये रिस्क भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा इनाम लेकर आएगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।